Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 21st of June 2020. तो 21 जून 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. So before we start, those who want to join the TEMS portal or get our current affairs PDF, they can get that from the links given in the description and comment section below. And please do like the video if you like the video. अगर आपको content पसंद आता है तो please do like the video as well. So today is 21st of June, that is International Yoga Day. So the motto for this year will be Yoga for Health and yoga at home. That is, yoga is very much essential for maintaining the peace and tranquility of your mind, for maintaining a healthy body as well. तो आप सब प्रैक्टिस कर सकते हैं. These are some of the asanas which you can practice according to your physical strength, according to your mental strength. तो सारे नहीं करना है, जैसे इनमें से बहुत सारे तो मैं खुद ही नहीं कर पाऊंगा, but you can also do as per your body fitness and all. Okay, तो ये सारे आप कर सकते हैं. These are very good and they are one of the rich cultural heritage of India as well. हमको कोशिश करनी चाहिए कि उसको हम प्रमोट करें. योगा के जो फाउंडर थे पतंजलि, उनके मैसेज को प्रमोट करें. ओके, नया वाला पतंजलि नहीं, ये तो एक कैपिटलिस्ट पतंजलि है. द ओल्ड वन, द ओल्डर एंड सीरीन वन, वो ज़्यादा बेहतर था, है ना. सो वी ऑल शुड ट्राई टू प्रोपोगेट दिस मैसेज. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. पहले आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है, टियांगोंग 2 ऑफन सीन इन न्यूज रिसेंटली इज व्हाट? इट्स अ स्पेस स्टेशन, इट्स अ स्पेस टेलीस्कोप, इट्स अ सुपर कंप्यूटर, नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ए, स्पेस स्टेशन. टियांगोंग 2 जो है वो एक स्पेस स्टेशन है, चाइनीज मैन्ड स्पेस स्टेशन. सेकंड इज द ओशियानिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी ऑफन कॉल्ड द पॉइंट नीमो रिफर्स टू. पॉइंट नीमो इनमें से किसको बोलते हैं? इट इज ए, द मोस्ट रिमोट लोकेशन ऑन अर्थ. बी, द मोस्ट रिमोट लोकेशन ऑन अटलांटिक ओशन. C, imaginary line joining the inaccessible areas of the planet Earth. D, the most remote location on moon. The correct answer for this will be A, the most remote location on earth. इसको बोलते हैं the oceanic pole of inaccessibility. Point Nemo को oceanic pole of inaccessibility भी कहा जाता है. Question number 3 is, consider the following statements. A person who is appointed to be a governor of a state should be an outsider. That is, he or she should not belong to the same state. Second is, while appointing the governor, the president is required to consult the chief minister of the state concerned. Which of the following statements are mentioned in the constitution as the qualification for a governor? One only, two only, both या none? इनमें से कौन कौन से हैं? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी डी, नन ऑफ दी अबव. क्यों? क्योंकि दो ही क्वालिफिकेशन मेंशनड है. ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स. इसके अलावा ये कन्वेंशन है. बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना कि उस स्टेट का नहीं होना चाहिए, तो ये कन्वेंशन है. या चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कन्वेंशन है जो फॉलो होता है, लेकिन ये रूल नहीं है. और कई बार ये वायलेट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वायलेट नहीं हुआ है. पहले कुछ फैक्चुअल न्यूज़ एनालिसिस पार्ट देख लेते हैं. तो पहला एक सीमोर आइलैंड के बारे में है. तो याद रखेगा, सीमोर आइलैंड अगर आपसे कोई पूछता है कि कहाँ है, लोकेशन अगर पूछ लेता है सीमोर आइलैंड की, तो ये अंटार्कटिका में है. अब इसमें हुआ क्या था कि 2011 में यहाँ पे एक फॉसिल मिला था, बहुत पुराना फॉसिल मिला था मोसासौर का. इट्स एन एंशिएंट रेप्टाइल. ये मिला था मोसासौर का एग मिला था, फॉसिल एग वो मिला था, फॉसिल ही मिला था. तो सीमोर आइलैंड जो था वो आपका अंटार्कटिका में है. 2011 में यहाँ पे मिला था 10 मीटर लॉन्ग मोसासौर एंशिएंट रेप्टाइल. ये अनर्थ किया गया था. Now this fossil has been kept in the Museum of Chile, which was named as the Thing. उसको the Thing नाम से रखा गया है चिली के म्यूजियम में. तो that is another fact. लेकिन यहाँ पे लोकेशन इंपॉर्टेंट है सीमोर आइलैंड की, अंटार्कटिका में. 20 जून जो कल का दिन था वो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे था. आज का इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, कल का वर्ल्ड रिफ्यूजी डे था. थीम जो थी इस बार की वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की वो थी एवरी एक्शन काउंट्स. जो थीम थी इस बार वो थी एवरी एक्शन काउंट्स, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे. फर्स्ट वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो था वो 20 जून 2001 यानी कि 2001 में मनाया गया था. एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि रिफ्यूजी और माइग्रेंट में क्या डिफरेंस होता है. आपने देखा होगा कि रिफ्यूजी टर्म भी यूज़ होता है और माइग्रेंट टर्म भी यूज़ होता है. तो रिफ्यूजी और माइग्रेंट में क्या अंतर होता है? तो माइग्रेंट का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने अपने ओरिजिन की जगह सिर्फ इसलिए छोड़ी हो ताकि वो इकोनॉमिक पर्पज से, एम्प्लॉयमेंट पर्पज से बाहर जा सके. मतलब जब कोई व्यक्ति अपने गाँव को, अपने शहर को छोड़ता है, अपने स्टेट को छोड़ता है, दूसरी जगह जाता है काम के पर्पज से, जॉब के पर्पज से, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से, तब वो माइग्रेंट कहलाता है. ठीक है. और अगर कोई व्यक्ति अपनी जगह को इसलिए छोड़ता है क्योंकि उस जगह पे उसके रहने से जान का खतरा है, तब वो रिफ्यूजी कहलाएगा. जैसे कि जो रोहिंग्या है, रोहिंग्या को हम माइग्रेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका म्यांमार में उनकी जान का खतरा है, परसिक्यूशन हो रहा है, उनको मारा जा रहा है वहाँ पे. तो जो रोहिंग्यास हैं वो रिफ्यूजी कहलाएंगे. बट अगर कोई व्यक्ति बिहार से महाराष्ट्र आता है काम के पर्पज से, तो वो माइग्रेंट कहलाएगा. उसको आप रिफ्यूजी नहीं बोलोगे कि वो बिहार से वो रिफ्यूजी बन के जाए. रिफ्यूजी मतलब कि जिसने अपनी ओरिजिन के प्लेस इसलिए छोड़ी है क्योंकि वहाँ पे उसको उसकी जान का खतरा है, सेफ्टी सिक्योरिटी का खतरा है. वहाँ पे वो उसकी जो
उनको जो है परसिक्यूट किया जा रहा है। तो रेफ्यूजी अलग होते हैं और माइग्रेंट्स अलग होते हैं, ये डिफरेंस याद रखना। तीसरी जो न्यूज़ है वो है सत्यभामा पोर्टल फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर लॉन्च। तो माइनिंग और मिनरल जो सेक्टर होता है, कोल माइनिंग मिनरल सेक्टर जो है, वहाँ पे आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नया पोर्टल बनाया गया जिसको हम सत्यभामा पोर्टल बोलते हैं। सत्यभामा पोर्टल ये लॉन्च किया गया है कौन सी फील्ड के लिए? माइनिंग एंड मिनरल फील्ड के लिए। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया होगा? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड कोल ने इसको लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड कोल, सत्यभामा पोर्टल आत्मनिर्भर भारत के लिए। अब इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है माइंस एंड मिनरल में, एक अपने आप को एक सेल्फ डिपेंडेंट नेशन बनाने के लिए। अब इसको माइंस इंफॉर्मेटिक्स डिवीजन जो है एनआईसी का, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का माइंस इंफॉर्मेटिक्स डिवीजन जो है वो इंप्लीमेंट करेगा इस पूरे पोर्टल को। ओके, दैट विल बी द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर दिस पोर्टल। तो ये 3 फैक्चुअल न्यूज़ एनालिसिस थे जो कि इंडियन एक्सप्रेस से भी लिए गए थे, तो इनको आप याद रख सकते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स विच यू शुड रिमेंबर। Now we can move ahead. Drug launched for moderate COVID-19 cases। तो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स जो है उसने एक दवाई लॉन्च कर दी है फॉर माइल्ड COVID-19 केसेस। जो माइल्ड कोरोना वायरस के केसेस रहेंगे उनके लिए दवाई लॉन्च की गई। ड्रग है फेवीपिरावीर। ओके, तो फेवीपिरावीर विल बी सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम फेवीफ्लू। तो इसका नाम होगा फेवीफ्लू, इस नाम से ये दवाई बिकेगी। एंड इस दवाई की कीमत जो रहेगी 34 टैबलेट्स 3500 की रहेंगी। 34 टैबलेट 3500 रुपये की रहेगी। और इसकी जो प्रिस्क्राइब्ड फर्स्ट डे का डोज रहेगा वो 18 टैबलेट का रहेगा। पहले दिन 18 टैबलेट एंड दूसरे दिन से, मतलब 18 टैबलेट कैसे, 9 सुबह 9 शाम, और दूसरे दिन से 8 टैबलेट रहेंगी, 4 सुबह और 4 शाम। और ये जो ट्रीटमेंट है वो 14 दिन तक चलेगा। फेवीपिरावीर इसका नाम है, दवाई का नाम है, और ये फेवीफ्लू के नाम से ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने लॉन्च कर दी है। तो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको जानना है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज विलेज एलेज अटैक बाय सीआरपीएफ मैन। तो यहाँ पे सीआरपीएफ मैन ने अटैक किया, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीआरपीएफ क्या है अपने आप में वो इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पहले हम सीएपीएफ देख लेते हैं। सीएपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर की ऐसी पुलिस फोर्सेस हैं जो कि हमारी रियल पुलिस जो रहती है स्टेट की उसको असिस्ट करती है, हेल्प करने का काम करती है। तो यहाँ पे कौन कौन सी आती हैं सीएपीएफ के अंतर्गत? तो आने वाली है असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, सशस्त्र सीमा बल। तो ये आते हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अंतर्गत। नाउ ईच ऑफ इट, जो ये सारे जो हैं वो आते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये आते हैं। और सीआरपीएफ की, अब हम स्पेसिफिकली सीआरपीएफ की बात कर लें अगर, तो सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से बनाई गई थी। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से बनाई गई थी कब? 27 जुलाई 1939 में। 1939 में 27 जुलाई को बनाई गई थी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से। और 28 दिसंबर 1949 में इसको सीआरपीएफ कर दिया गया। याद रखिएगा 1949 में इसको सीआरपीएफ किया गया और 27 जुलाई 1939 में ये क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से बनाई गई थी। मिशन ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू मेंटेन रूल ऑफ लॉ, पब्लिक ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए। और उनकी बहुत सारी ड्यूटीज़ वो परफॉर्म करते हैं, जैसे क्राउड कंट्रोल हो गया, राइट कंट्रोल हो गया, काउंटर मिलिटेंसी हो गई, डीलिंग विद द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, ये सारी चीज़ें करते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि असम राइफल्स जो है, द असम राइफल्स, वो 2 मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत आता है। वो होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर भी आता है और डिफेंस के अंदर भी आता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लोगों को यहाँ कंफ्यूजन रहता है। तो वो डुअल कंट्रोल के अंदर है। असम राइफल्स ऐसा सीएपीएफ है जो कि डुअल कंट्रोल के अंदर है, होम के अंदर भी है, डिफेंस के अंदर भी है। यहीं पे कई लोगों को ये नहीं पता कि इंडियन कोस्ट गार्ड किसके अंदर आते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आपको याद रखना है। इंडियन कोस्ट गार्ड डिफेंस के अंदर आता है, जैसे कि बाकी आर्म्ड फोर्सेज आती हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वैसे ही इंडियन कोस्ट गार्ड आपका डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और असम राइफल आपका डिफेंस और होम दोनों के अंदर आता है। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। दीज आर द थिंग विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं। आईआईटी पलक्कड़ डेवलप्स अल्ट्रासाउंड फॉर कोविड-19 स्क्रीनिंग। अब आईआईटी पलक्कड़ जो है उसने डेवलप किया है ऑटोमेटेड लंग अल्ट्रासाउंड, ओके, LUS जिसको बोलते हैं, LUS डिवाइस।
तो याद रखिएगा ऑटोमेटेड लंग अल्ट्रासाउंड है, इट इज़ फॉर स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग थ्रू क्लाउड बेस्ड इमेज एनालिसिस एंड स्कोरिंग सिस्टम। तो ये क्या है, बेसिकली एक तरीके से क्लाउड बेस्ड अल्ट्रासाउंड इमेज एनालिसिस एंड स्कोरिंग सिस्टम है, जिसके थ्रू आपको पता चलाएगा जो कोविड-19 उसकी स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए किया गया है इसको, ठीक है ना। IIT पलक्कड़ ने कोविड-19 केसेस की स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया है। ऑटोमेटेड लंग अल्ट्रासाउंड है ये, IIT पलक्कड़ ने बनाया है। क्लाउड बेस्ड अल्ट्रासाउंड इमेज एनालिसिस इसमें होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें याद रखने वाली बात है, ये फैक्ट पूछ सकता है कोई भी एग्जाम आपसे, वनडे एग्जाम टाइप भी पूछ सकते हैं और UPSC भी पूछ सकता है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, चाइना टू सेटअप सिक्योरिटी एजेंसी इन हांगकांग। अब आप सबको पता है कि हांगकांग में बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली ट्रबल शुरू हो गए थे जब चाइना ने उनके जो ऑटोनॉमस रीजन है उसको कंट्रोल करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास कर दिया। होता क्या है कि हांगकांग खुद को एक ऑटोनॉमस रीजन की तरह प्रोजेक्ट करता है। हांगकांग बोलता है कि ठीक है हम चाइनीज़ हैं, हम चाइना का पार्ट है, लेकिन हम ऑटोनॉमस मतलब कि हम स्पेशल ऑटोनॉमस रीजन की तरह काम करेंगे, हमको इंडिपेंडेंट ऑफ चाइनीज़ एजेंसीज काम करना है। मतलब चाइना का हमारे ऊपर हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी में वो कंट्रोल नहीं होना चाहिए। बट चाइना ने क्या किया, उन्होंने कहा कि आपके लिए नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास कर दिया, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा था। तो इसमें जो पॉलिसी चलती है वन चाइना टू सिस्टम पॉलिसी चलती है हांगकांग के लिए। वन चाइना टू सिस्टम मतलब कि चाइना एक ही है लेकिन सिस्टम दो रहेंगे, एक तो चाइना का सिस्टम और दूसरा हांगकांग का सेपरेट स्पेशल ऑटोनॉमस रीजन वाला सिस्टम। तो वन चाइना टू सिस्टम वाली बात करते हैं, है ना। अब आगे वाली जो चीज़ है यहाँ पे ये न्यूज़ ये है कि चाइना ने एक सेटअप करने का सोचा है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी हांगकांग के लिए। ओके, तो चाइना विल सेटअप अ नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी इन हांगकांग टू ओवरसी अ फोर्थकमिंग न्यू लॉ एम्ड एट क्रैकिंग डाउन ऑन डिसेंट ऑफ द सिटी। तो वहाँ पे हांगकांग में अगर कोई डिसेंट हो रहा है, कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, वहाँ की मीडिया चाइना के अगेंस्ट लिख रही है, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए चाइना ने बेसिकली जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ है वो हांगकांग के लिए निकाला है। और उस लॉ को मेंटेन करने के लिए, उस लॉ को देखने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी बनाई जाएगी। ओके, तो दैट इज द थिंग विच इज द न्यूज़ विच इज कमिंग। The future security agency will be established by China's central government and it will supervise, guide, coordinate and support the maintenance of national security in the territory. Okay, तो ये सारे काम करने के लिए इसको नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को बनाया जाएगा। आगे मूव करते हैं, हाइक्स हेल्पिंग रिफाइनर्स रिकू द BS6 केपेक्स। तो यहाँ हो क्या रहा है कि अभी BS6 व्हीकल्स आ गए हैं। आप सबको पता है कि अप्रैल से BS6 व्हीकल आ गए हैं, BS4 इसके पहले आए थे, है ना। BS5 इंडिया में मिस कर दिया गया है, BS5 को ओवर मतलब कि जंप करके हम सीधे BS6 में आ गए। तो याद रखिएगा इंडिया में BS5 व्हीकल्स कोई डेट नहीं है क्योंकि इंडिया में BS5 आया ही नहीं। अब यहाँ पे न्यूज़ ये है बेसिकली कि अभी आप सबको पता है कि ऑयल का रेट इंटरनेशनल मार्केट में डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन हमारे इंडिया में पिछले अगर आपने एक हफ्ते 2 हफ्ते का टाइम देखा हो तो 7-8 रुपये तक पेट्रोल और डीजल दोनों की प्राइस बढ़ गई। क्यों ऐसा हो रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में वो चीज़ घट रही है लेकिन हमारे इंडिया में बढ़ रही है? तो इसका कारण ये है कि एक तो एक्साइज ड्यूटी से कारण है कि गवर्नमेंट जो होती है वो एक्साइज ड्यूटी लगा देती है ताकि क्या हो कि जो यहाँ पे उनका फ़ायदा हो रहा है, जो बच रहा है, उसका पैसा वो दूसरी चीज़ों में लगा सकें। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने बेसिकली पहले तो एक कैप सेट कर दी थी कि इससे ज़्यादा प्राइस वो नहीं बढ़ने देंगे, बट अभी धीरे धीरे उन्होंने कैप हटा दी और प्राइजेज इंक्रीज करने दिए। तो यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि ये बेसिकली जो रेट बढ़ा रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, वो इसलिए भी बढ़ा रहे हैं क्योंकि BS4 से BS6 में मूव करने के लिए उनको पेट्रोल की रिफाइनिंग चेंज करनी पड़ी, पेट्रोल डीजल की। तो BS4 में जो रिफाइनिंग थी उससे ज़्यादा रिफाइनिंग BS6 में चाहिए, तो इसमें एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। जो ये एक्स्ट्रा खर्चा है उसको रिकवर करने के लिए रेट बढ़ाए जा रहे हैं। जो एक्स्ट्रा खर्चा ये हुआ था BS4 से BS6 में मूव करने के लिए, उसके खर्चे को रिकवर करने के लिए ये रेट बढ़ाए जा रहे हैं। आपको ये बता दूं मैं कि BS1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हैं क्या। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड्स हैं जो कि भारत में गवर्निंग बॉडी है BSEB यानी कि भारत सेफ्टी एमिशन स्टैंडर्ड, ये रेगुलेट करता है और ये डिसाइड करता है। वहीं पे एक बॉडी है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। सो दिस इज द बॉडी विच सेट्स द परमिसिबल पॉल्यूशन लेवल। ये सेट करता है कि कितना परमिसिबल लेवल है कि एक गाड़ी कितना पॉल्यूशन फैला सकती है, उसका एक
एक लेवल है कि आपकी गाड़ी से कितना सल्फर निकल सकता है, कितना नाइट्रोजन निकलेगा, कितना लेड निकलेगा, वो हर अलग अलग नॉर्म में अलग था। जैसे BS4 में वो थोड़ा कम था, अब और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, BS6 में और स्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो BS जो होता है वो भारत स्टेज होता है, उसका फुल फॉर्म होता है भारत स्टेज। ये हमने यूरोप से लिया है कंसेप्ट, यूरोप में यूरो नॉर्म्स चलते हैं, वैसे हमने BS नॉर्म्स लगा लिए, ठीक है ना। यूरोप में यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 चलता था, तो हमने BS1, BS2, BS3 कर लिया, ठीक है। और इंट्रोडक्शन जो हुआ था वो 2001 में हुआ, 2000 में हुआ था बेसिकली, कहना चाहिए फर्स्ट रेगुलेशन जो आया था। सेकंड एंड थर्ड जो आया था वो 2001, 2005 में आया था। BS4 हमारा 2017 में आया था, BS4 हमारा 2017 में आया था। फिर हमने BS5 स्किप कर दिया एंड BS6 अभी हम 2020 में अप्रैल से लेकर के आ गए हैं, ठीक है ना। अब BS6 इंजन में क्या चीज़ अलग होती है कि वहाँ पर ऐसा काम करता है, तो याद रखिएगा उसमें एक नया पार्ट लग जाता है, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन यूनिट। ओके, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन यूनिट लग जाती है जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देती है डायटोमिक नाइट्रोजन और वाटर में। तो ये दोनों ही कम पॉल्यूशन फैलाते हैं। तो यहाँ पे याद रखना कि सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन यूनिट जो होती है वो क्या करती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड को, जो NOx रहते हैं उनको डायटोमिक नाइट्रोजन यानी कि N2 और आपका वाटर प्लस H2O इसमें कन्वर्ट कर देता है। तो ये दोनों ही पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूटिंग एजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये पोल्यूशन कम फैलाता है क्योंकि इसमें सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन यूनिट लगी होती है जो कि कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड को इनटू नाइट्रोजन एंड वाटर। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट फैक्ट विच इज देयर। ये कंसेप्ट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे कुछ जो सैटेलाइट्स थे, मतलब कि जो सैटर्न के सैटेलाइट है उसका नाम था एनसेलाडस। याद रखिएगा सैटर्न का जो सैटेलाइट है उसका नाम है एनसेलाडस एंड जुपिटर का सैटेलाइट है यूरोपा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एनसेलाडस किसका है तो सैटर्न का है। सैटर्न का एक और टाइटन बहुत फेमस है, जुपिटर का है आपका यूरोपा, एक इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है जो कि है। तो ये सब आप याद रख सकते हैं, ये नाम आए हैं। ओके, वाइल्ड एनिमल्स इन द अर्बन क्लस्टर। तो अभी ऑथर का ये कहना है कि कोविड-19 के टाइम में वाइल्ड एनिमल्स बहुत ज़्यादा अर्बन सेंटर्स में देखे गए। इसके कुछ रीजंस उन्होंने दिए हैं। पहला रीजन दिया कि सिंस रेस्टोरेंट्स आर क्लोज्ड एंड ट्रैश कलेक्शंस हैव मूव्ड एल्सवेयर, दिस ह्यूमन हैंडआउट कॉजेज रैट्स एंड इंसेक्ट टू इन्वेड टाउन्स इन सर्च ऑफ फूड। कि वो सर्च ऑफ फूड में वहाँ पर आ रहे हैं रैट्स एंड ये सब चीज़ें। क्यों? क्योंकि जो रेस्टोरेंट्स है वो बंद रह गए थे, तो वहाँ पर उनको खाने का प्रॉपर नहीं मिल रहा है जानवरों को। दूसरा है सिंस देयर आर नॉट मेनी ह्यूमंस एंड देयर पेट्स आर अराउंड, द fear that predatory animals and us are predators are not there. This has caused the increase of wild animals in the urban areas. So simple बात है, there are not many humans, बहुत ज़्यादा humans भी रोड पे नहीं है, तो उनका जो fear था वो भी खत्म हो गया और वो आने लगे हैं। तीसरा है, एक तो हम ध्यान ज़्यादा देने लगे हैं बिकॉज लॉकडाउन का टाइम में आपके पास ज़्यादा कुछ चीज़ें करने के लिए नहीं है, तो यू आर गिविंग मच मोर एम्फेसिस टू ऑल दीज थिंग्स नाउ। ये भी एक इंपॉर्टेंट रीज़न है। चौथा है सीजन ऑल्सो प्लेज अ रोल टू। सीजन भी चेंज होता जा रहा है। सीजन ऐसा है कि माइग्रेशन का टाइम है तो बहुत सारे बर्ड्स और ये सब चीज़ें आती हैं। दूसरा कि वेदर अच्छा है, क्लाइमेट में पोल्यूशन कम है, तो ये सब ज़्यादा बाहर निकलने लगे हैं। तो दीज आर द रीजन्स विच आर देयर एंड ये है। तो ये तो था देखो न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। हम एडिटोरियल पार्ट सेकंड वीडियो में देखेंगे। दिस इज द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट विच वाज देयर। एक लास्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, रिंग ऑफ फायर विल बी विजिबल इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया टुडे। रिंग ऑफ फायर जो रहेगी वो विजिबल रहेगी इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब ये जो सोलर एक्लिप्स है ये एन्यूलर सोलर एक्लिप्स है, एन्यूलर सोलर एक्लिप्स है। इट्स नॉट अ कंप्लीट सोलर एक्लिप्स, इट्स एन्यूलर सोलर एक्लिप्स। जो एन्यूलर सोलर एक्लिप्स होता है उसमें आपका एक पार्ट ही रहता है जो कि कवर्ड रहता है, बाकी आपको एक रिंग दिखती है, रिंग ऑफ फायर। जैसे कि ये अगर कुछ इस तरीके से दिखता है, ये पूरा आपका डार्क रहता है, एक बहुत छोटी सी लाइट की रिंग दिखती है, तो रिंग ऑफ फायर उसको बोला जाता है, ठीक है ना। एन्यूलर सोलर एक्लिप्स विल बी देयर। अब यहाँ पे होता कि सोलर एक्लिप्स कैसे होता है, जैसे ये सन है, ये अर्थ है। अब सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाएगा, सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाएगा तो फिर ये सोलर एक्लिप्स कहलाता है। सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तो ये सोलर एक्लिप्स कहलाता है, ठीक है ना। टोटल सोलर एक्लिप्स जब होता है तो द डिस्क ऑफ द सन इज फुल्ली ऑब्स्क्योर्ड बाय द मून। लेकिन जब पार्शियल और एन्यूलर एक्लिप्स होता है तो केवल एक पार्ट होता है सन का जो कि ऑब्स्क्योर्ड रहता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो दिस वॉज अनदर न्यूज़ विच इज़ देयर। सो दैट इज़ इट फॉर द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट फ्रेंड्स। जो एडिटोरियल हैं, जो ये 3 एडिटोरियल और इंडियन एक्सप्रेस के 2 एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे इनके साथ, तो दे विल बी डिस्कस्ड इन अनदर वीडियो, सेपरेट वीडियो। सो दैट इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।